पॉजिटिव। तो Na+ है मतलब एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 11 थे, अब कितने हो गए? कोई दिक्कत किसी को? इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन दूंगा ना करने के लिए, समझ आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन? O2- है। कितने प्रोटॉन? वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकता, पर इलेक्ट्रॉन पहले 8 थे, 2 नेगेटिव आए ना बेटा, O2-, तो कितने हो गए? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है सबको? सभी को? ठीक, आ जाओ फिर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, कि डेफिनेशन भी लिख दूं? नो सर, तो लिख देता हूं, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। So number of proton or number of electron in neutral atom is atomic number and sum of number of proton and neutron is atomic mass. कोई तकलीफ किसी को? ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया? तुम लोग से ज़्यादा अच्छे मेरे 11th के बच्चे। लिख नहीं पाता हूँ मैं, लिख के बोलता हूँ हो गया क्या, मैं सोचता हूँ हटूँ, नहीं हो गया सर, लिखने के पहले हो जाता है। और तुम लोग, हाँ समझ रहा हूँ, एज के साथ आदमी स्लो हो जाता है। तो औरतों का क्या वे हैं? ओके, तुम्हारी बात तो हो ही नहीं रही है, हम बात करें ह्यूमन बींग्स की। चलो क्वेश्चन दियो, बनाओ जरा। ओके, हो गया क्या बच्चों? क्या लिखे आंसर, क्या लिखे अपन? तो सबसे पहले इफ x2 नंबर ऑफ प्रोटॉन इन x2- is 16, तो मतलब एटॉमिक नंबर कितना? 16 है। मतलब जो भी एटम है उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन और 16 प्रोटॉन थे, हाँ या ना? मतलब प्रोटॉन 16 दिया ना, प्रोटॉन 16 दिया मतलब एटॉमिक नंबर 16। एटॉमिक नंबर 16 मतलब प्रोटॉन भी कितना और इलेक्ट्रॉन भी कितना थे, हाँ या ना? अब वो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इन x2+, तो x2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लिया कि दिया? दिया है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने थे? 16। अब कितने हो जाएंगे, हाँ या ना? कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? ठीक, आ जाओ, बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक, आइए आपको एक चीज सिखाता हूँ। अपन थोड़ा देखेंगे परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ये सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, ये फिजिक्स में भी लगता है, और फिजिक्स में ज़्यादा लगता है। और किसका परसेंटेज इंक्रीज और किसका परसेंटेज डिक्रीज किसी का भी हो सकता है। एरर, एरर चैप्टर बनाओगे तो उसमें क्वेश्चंस मिलेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन एरर, ठीक है? और ऐसे बहुत सारी चीज़ों में आता है, परसेंटेज इंक्रीज इन मास, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। जब भी परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला आएगा, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अपन देखने वाले एक फॉर्मूला, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, किसका परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वो हम मेंशन नहीं कर रहे, जिसका भी हो, हर किसी में लग सकता है।
जिसका भी हर किसी में लग सकता है। तो परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज किसी में लग सकता है। फिलहाल अपन एटॉमिक मास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। अगर वैल्यू पुटअप करने के बाद नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज। तो जो माइनस आएगा वो सिर्फ इतना बताएगा कि भैया डिक्रीज कर रहा है, और पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा? इंक्रीज। तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो परसेंटेज इंक्रीज है, और नेगेटिव आ रहा है तो परसेंटेज डिक्रीज। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? चलिए ठीक है, क्वेश्चन करते एक टोक। आइए, ओके आ जाओ। एक मैं कर दे रहा हूं, बाकी आप देखिए क्या पूछ रहे हैं। C12 है, कार्बन 12 एटॉमिक मास है उसका ना, जो ऊपर लिखते हो मास और जो नीचे लिखते हो वो नंबर। तो कार्बन 12 है, एटॉमिक नंबर सबको पता है, ठीक है, देने की जरूरत नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता ना। समझ आ रहा है? मास चेंज हो सकता है। बोलोगे सर कैसे? तो आइसोटोप आ जाता है। क्या दिया क्वेश्चन में मुझे? क्या दिया है? कार्बन 12 एटम है जिसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज हाफ, देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन मास नंबर ऑफ कार्बन 12। तो कार्बन 12 मतलब एटॉमिक मास 12 है, एटॉमिक नंबर तो फिक्स है, दैट इज 6। यस और नो? तो आ जाओ इनिशियल। अगर बात करते हैं इनिशियल की, किसकी बात करते हैं अपन? इनिशियल की। तो अगर इनिशियल की बात करते हैं तो इनिशियली आपका जो प्रोटॉन है वो कितने होंगे? 6। एटॉमिक नंबर 6 है तो 12 हो जाएंगे क्या? न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6। हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन कोई लेना देना है कि एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का? एटॉमिक मास क्या होता है? द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास में कोई लेना देना? तो एटॉमिक मास में इलेक्ट्रॉन का लेना देना नहीं है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक। तो इनिशियल मास कितना हो गया? 12 EMU में, हाँ या ना? ओके, फाइनल बात करते हैं। तो फाइनल में क्या कह रहा है बेटा? इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, कुछ भी कर लो, उससे एटॉमिक मास को कोई फर्क। मुझे सिर्फ इंटरेस्ट है प्रोटॉन में। प्रोटॉन को कुछ कर रहे क्या अपन? हाफ कर रहे, तो 6 था तो आधा हो जाएगा। और न्यूट्रॉन को कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं, तो न्यूट्रॉन जो था वही रहेगा। कितना था न्यूट्रॉन? 6, तो 6 ही रहेगा। कितना था न्यूट्रॉन? तो कितना रहेगा? 6। कोई दिक्कत किसी को? कितना हो गया बेटा? फाइनल कितना हो गया? 9 EMU। आपको पता चल गया इनिशियल, आपको पता चल गया फाइनल। तो परसेंटेज चेंज निकालें। अब ये पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज और नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज। तो परसेंटेज चेंज क्या? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनटू क्या? 100। तो फाइनल कितना था? 9। इनिशियल कितना था? 12। फिर यस और नो? इनटू 100।
तो कितना आएगा? -3/12 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? तो ये कितना आ रहा है? माइनस, मतलब एटॉमिक मास 25% से क्या हो रहा है? डिक्रीज। एटॉमिक मास 25% से क्या हो रहा है? डिक्रीज। कोई दिक्कत किसी को? आया समझ में सभी को? यस और नो? नोट कर लीजिए। हो गया? करो जल्दी करो। हो गया बच्चों? आओ। कर लेंगे अपन एक आध क्वेश्चन। बनाइए जरा। ओके, और देख लेते हैं। इनिशियल दैट इज फाइनल। अब इनिशियली प्रोटॉन कितने? 7। न्यूट्रॉन कितने? 7। यस और नो? आता है ना न्यूट्रॉन निकालना? कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। फॉर्मूला दिख के दिया हो ना? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक। कितना हो गया? 14 EMU। समझ आया सबको? ओके, फाइनली क्या हो रहा है बताओ? प्रोटॉन क्या करे? डबल। प्रोटॉन को कुछ नहीं कर रहे क्या? तो 7। न्यूट्रॉन को क्या कर रहे हैं? तो 14। कितना हो रहा है? 21। कोई दिक्कत किसी को? तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। फाइनल कितना? इनिशियल कितना? अपॉन इंटू कितना? ठीक। कितना हो जाएगा? 7/14 इंटू कितना आएगा? 50%। कोई दिक्कत किसी को? किसी को भी? कितना परसेंट आ रहा है? 50%। क्लियर है? सिंपल है सबको? ठीक। आज अरे ठीक है, सही कर लो, परसेंटेज लिख लो, उसमें क्या है? एटॉमिक मास चेंज कितने का? 50% का चेंज। परसेंट तुम नहीं लिखी हो आंटी, लिखो परसेंट। गेट लॉस हो जाओ। ठीक। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखो। नेक्स्ट हेडिंग आइसोटोप।
आइसोबार जानते हो? ओके, आइसोटोप क्या होता है बेटा? आइसो मतलब सेम, टोप मतलब एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर क्या कहलाते हैं? आइसोटोप। यस और नो? तो क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स हैविंग क्या बच्चा? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास क्या कहलाते हैं? आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, 1H1, प्रोटियम, यस और नो? 1H2, ड्यूटोरियम, 1H3, ट्राइटियम, यस और नो? क्या है ये सारे? आइसोटोप। क्या सेम, क्या अलग? ओके नेक्स्ट। आइसोबार क्या हो जाएगा? आइसोबार क्या मतलब? आइसोबार मतलब एलिमेंट्स हैविंग सेम, so elements having same क्या सेम? element having same atomic mass but different क्या? ये सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। यस और नो? तो जिसका भी एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास सेम होगा, एटॉमिक नंबर अलग होगा, क्या कहलाएगा? आइसोबार। एग्जांपल? क्या सेम है? एटॉमिक मास क्या अलग है? क्या कहला रहे हैं? आइसोबार। यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं, आइसोटोप आइसोबार पढ़े हैं, हाँ या ना? आइसोटोन पढ़े हो क्या? अच्छा, क्या होता है आइसोटोन? आइसोटोन्स क्या होगा बच्चा? एलिमेंट्स हैविंग same number of elements having same number of neutron is called क्या? आइसोटोन्स। कोई दिक्कत किसी को? कितने कितने न्यूट्रॉन देखो? कितने? कार्बन में कितने? 8। ऑक्सीजन में कितने? न्यूट्रॉन से मतलब क्या कहलाएंगे? आइसोटोन्स। नोट कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट छाप दिया था अपन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे बेस्ड। केमिकल बॉन्डिंग में आते हैं जनरली क्वेश्चन, आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। या फिर पूछ लेता विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो वो सारे स्पीसीज जिनके क्या सेम हो? इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि एलिमेंट तो न्यूट्रल होते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होंगे वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? स्पीसीज। क्या बोलेंगे? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो स्पीसीज हैविंग क्या?
सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्जाम्पल देना है क्या? अरे कैसे नमूने हो तुम लोग भाई। ये लो, और दो क्या? बोलो फिर, भर दे तो पूरा। ओ, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 लिया है, 2 माइनस है। तो ओ मतलब 8 था, 2 लिया है, 8 और 2 10। फ्लोरीन मतलब 9 था, 1 लिया है। नियॉन 10 ही था, एटॉमिक नंबर 10 है तो 10 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल है। सोडियम 11 था एटॉमिक नंबर, 1 दिया है, तो 11 था 1 दिया है, 10 हो गया। Mg 12 था, 2 दिया है, कितना हो गया? 10। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लीजिए। ये नहीं पढ़ा होगा। तो आइसोस्टेट्स मतलब क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एटम और इलेक्ट्रॉन सेम हो। इलेक्ट्रॉन सेम है तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन सेम है तो, और इलेक्ट्रॉन प्लस एटम सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम एटम भी सेम, क्या कहलाएंगे? आइसोस्टेट्स। एग्जांपल देख लेते हैं। देखो तो इलेक्ट्रॉनिक नंबर सेम है क्या? आओ देखो, कितने एटम? 3 एटम। कितने? 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इसमें एटम कितने? एटम सेम है। इलेक्ट्रॉन ढूंढ लेते हैं। 7 2 जब 14 प्लस 8, 14 प्लस 8, यहाँ पे कार्बन का कितना? 6 और ऑक्सीजन का 8। 8 इंटू 2 प्लस 6, तो क्या सेम हो गया? इलेक्ट्रॉन भी और एटम भी क्या कहलाएंगे? आइसोस्टेट्स। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? एक लास्ट। ओके, अपन बात करते थोड़ा सा आइसो डाइफर की। आइसो डाइफर्स मतलब क्या होते हैं? सेम डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। दो एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पता कर लो और न्यूट्रॉन पता कर लो, ठीक।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस कर लो, वो सेम आना चाहिए। क्या सेम आना चाहिए? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस। तो अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोडाइफर्स। ठीक है, आइए देखिए कैसे। चलिए बताइए, प्रोटॉन कितने? 5। न्यूट्रॉन कितने? 11 माइनस 5। तो डिफरेंस कितना? न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना? 1। यहाँ पे प्रोटॉन कितना? 6। न्यूट्रॉन 13 माइनस 6 7 है। और न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस कितना? दोनों में न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस क्या है? सेम। क्या कहलाएंगे? आइसो डाइफर्स। यस और नो? क्या कहलाएंगे? आइसो डाइफर्स। कोई दिक्कत किसी को? ठीक। कर लेंगे क्या अपन? करिए। ओके, आओ यहां से। क्या पूछा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा है क्या? ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन? कार्बन के? एल्यूमिनियम के? एन के? Na के? H2O में हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 8। 2 हाइड्रोजन ना, तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो 2 हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 8। कितने इलेक्ट्रॉन? कौन कौन आइसो इलेक्ट्रॉनिक? कोई दिक्कत इसमें? यस और नो? अब समझो, डिस्कवरी हो चुकी है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के हिसाब से हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी। यस और नो? एटॉमिक नंबर डिफाइन किया, एटॉमिक मास डिफाइन किया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक डिफाइन कर दिया, ठीक है, आइसोटोप, आइसोबार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात आती है कि सारी चीज़ें डिस्कवर होगी, अब क्वेश्चन अराइजेस कि एक एटम दिखता कैसा है, जो चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो अब अपन जानना चाहते हैं कि एक एटम दिखता कैसे है। तो जे थॉमसन जिसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, उसने प्रोटॉन के डिस्कवरी के बाद सबसे पहले एटॉमिक मॉडल उसी ने दिया। उसने दिया प्लम पुडिंग मॉडल। क्या दिया उसने? तो प्लम पुडिंग मॉडल में अपन उसको समझते विद द हेल्प ऑफ वाटरमेलन। किसके टर्म में समझते अपन? वाटरमेलन। कोई दिक्कत इसमें? तो जैसे एक वाटरमेलन को अगर आपने देखा, तो वाटरमेलन को जब आप काटोगे तो आपको क्या दिखेगा? रेड। ठीक है, ओके हैं, ठीक, ओके। हाँ, अब लग तो ऐसा रहा है जैसे अभी इसको निकाल के अपन खा ही लेंगे, हैं? यस सर नो? हैं? ठीक। लगता है सुबह से कुछ खा के नहीं आए हो। तुमसे पूछ ही नहीं रहे अपन। तुम जो सब खाते हो हम नहीं दिला सकते तुमको। तो बीच में क्या होंगे? शीट्स। यस होंगे? क्या हुआ आंटी?
हाँ ओके, अब समझो। तो एक वाटरमेलन है, अगर वाटरमेलन को हम कट करते हैं तो अंदर का पोर्शन कैसा होगा? रेड, जो कि यूनिफॉर्मली होगा। यस और नो? कभी खाए वाटरमेलन? ओके। तो वाटरमेलन को जब काटा जाता है तो देखोगे, काटने के बाद जब उसको रखा जाता है तो मुझे तुम्हारा नहीं पता, मैं तो पहले छाट लेता हूँ। पीसेस जब कट के आते हैं तो उसमें से छाट लेता हूँ। कुछ ऐसे पीसेस होते हैं जिसमें शीट्स कम होते हैं, तो मैं उसी को उठाता हूँ जिसमें शीट्स कम हो। और मैं अगर काटता हूँ तो इस तरीके से काटता हूँ कि कुछ में शीट्स कम और कुछ में ज़्यादा, तो मैं वही वाला उठा लेता हूँ। अब क्या होता है, जो शीट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर एक पीस में बराबर नंबर ऑफ शीट्स नहीं आएंगे, किसी में ज़्यादा आएंगे और किसी में कम। यस और नो? तो जे थॉमसन ने बोला कि भैया देखो, तुमने वाटरमेलन देखा है? यस देखा है। तो उसने दिया है इस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल। ये जे थॉमसन का मॉडल है। तो जे थॉमसन ने बोला कि भैया देखो, एक वाटरमेलन में जो रेड वाला पोर्शन होता है, कौन सा पोर्शन? यूनिफॉर्मली होता है। तो ये आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन। तो आपका जो एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? तो प्रोटॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे एक वाटरमेलन में रेड वाला जो पार्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा होता है क्या? थोड़ा सा लाल, फिर थोड़ा सा सफ़ेद, फिर थोड़ा सा कुछ और, ऐसा होता है। लाल और सफ़ेद होता है। अगर बेवकूफ़ लोग खरीदने जाओगे तो तुमको सामने वाला बेवकूफ़ बना देगा, बोलेगा भैया ये पका वाला देना, ठीक है, तो तुमको एक कच्चा वाला दे देगा वो। तो उसमें थोड़ा सा वो लाल होगा, बाकी सब वाइट। यस और नो? पर अगर आप सही पका वाला खरीदोगे वाटरमेलन तो हर तरफ से क्या होगा? लाल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पर शीट कभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जे थॉमसन ने कहा कि जैसे एक वाटरमेलन में रेड वाला पोर्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एक एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है जो कि इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? तो ये जो आपके शीट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि रैंडमली? तो ये आपके रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड शीट्स। ओके, वाटरमेलन सिखा रहा था तुमको। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या? नेगेटिव चार्ज। तो जे थॉमसन ने कहा कि जैसे वाटरमेलन में आपका रेड पोर्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, वैसे एक एटम में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। स्पेरिकल एटम, स्पेरिकल, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और उसके अंदर जो शीट्स होते हैं वाटरमेलन में, जैसे शीट रैंडमली होते हैं वैसे ही नेगेटिव चार्ज रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो मॉडल आया, हमने तरबूज खाया और मॉडल को बाहर फेंक दिया। समझ में आया कि नहीं? ठीक। तो उसने अपना मॉडल दिया, वाटर क्या बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। हमने तरबूज लाया, देखा, उसको खा लिया, उसके बाद मॉडल को रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पॉसिबल ही नहीं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक साथ रहे। पॉजिटिव के कांटेक्ट में नेगेटिव आएगा, क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रॉय। तो हमने पहली फुर्सत में ही मॉडल को क्या कर दिया? रिजेक्ट। क्या कर दिया? अब अपन बात करते हैं कि जे थॉमसन का मॉडल तो हो गया रिजेक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव रह नहीं सकते। तो इसके बाद आया एक साइंटिस्ट जो बहुत मेहनती था, ठीक है, जैसे आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो वैसे सेम। तो इससे आपको मैं बताऊंगा कि जो अपन एग्जाम में तुक्के लगाते हैं ना, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, कि अपन सोचते हैं अरे चल ठीक है 2-4 क्वेश्चन लगा ही देते हैं। कुछ लोग तो पूरे 200 क्वेश्चन होते तो सोचते हैं कि ठीक है 200 के 200 लगा देते हैं, बाकी कुछ अपन खुद से सॉल्व कर लेंगे बाद में। ठीक। तो तुक्के लगाने से क्या होता है वो तुमको समझ में आएगा, ठीक है, रदरफोर्ड के जिंदगी कहानी से। तो रदरफोर्ड की कहानी सुनाता हूँ और इसको अपन रिलेट करेंगे आपके तुक्के लगाने से। यस और नो? तो क्या हो सकता है साइड इफेक्ट वो समझ में आएगा। अब तक तो लगाते आए तो किसने बताया नहीं क्या हो सकता है। ठीक है, आइए। तो रदरफोर्ड वॉज अ हार्ड वर्किंग साइंटिस्ट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था वो। ठीक है, उसने चीज़ों को सब लॉजिकली सोचा। तो उसने सोचा कि क्यों ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मैं डिफाइन करूँ। तो जे थॉमसन तो तरबूज खाते खाते मॉडल दे दिया, फेल हो गया। तो उसने सोचा कि चलो अगर मैं एक एटम के बारे में जानना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे चाहिए एक एटम, और हर चीज़ एटम से मिलकर बनी, वो भी बहुत सारे। तो पहली प्रॉब्लम है एक एटम किधर से लाया जाए। पहला प्रॉब्लम है एक एटम किधर से लाऊं। तो उसने सोचा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक मार्कर है, ठीक है, ये किससे बना? ये भी एटम से बना होगा। अब ये थिक है मार्कर,
अगर ये मेटल का होता मान लो मार्कर, तो इसको मैं हैमरिंग करके अगर फ्लाइट करते जाऊं तो एटम्स क्या होंगे, दूर दूर जाते जाएंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट में अभी जितने एटम है उसको मैं फ्लाइट कर दूं तो नंबर ऑफ एटम कम होंगे। तो ये रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर मैं दुनिया का सबसे पतला फॉइल बनाऊं, जैसे जैसे उसको पतला करते होंगे एटम क्या होते होंगे, दूर दूर, और एक पर्टिकुलर छोटा सा पॉइंट ले लूँ पेन हेड का, पिन का शार्प पिन है उसका एकदम हेड जितना है उतना छोटा सा जगह लूँ, तो मे बी उस जगह पे एक एटम हो सकता है, हाँ या ना? समझ गए? तो लग गया काम पे। दुनिया के हर चीज़ को उठा करके उसने शीट बनाना चालू किया। फाइनली शीट बनाते बनाते एक दिन उसको समझ में आया कि सबसे पतली शीट गोल्ड की बन सकती है। तो भाई साहब ने बना दिया दुनिया की सबसे पतली फॉइल, गोल्ड फॉइल। समझ गए? पहला काम खत्म। एक एटम चाहिए था, उसने सोचा भैया इतने जगह पे एक ही एटम कंसिडर कर सकते हैं अपन। अब है कि नहीं एक, हमको नहीं पता, पर वी कैन एज्यूम कि चलो इतना पतला कर दिया, इससे पतला तो हो ही नहीं सकता। तो जो इससे पतला नहीं हो सकता तो एक एटम ही होगा यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। अब दूसरा क्वेश्चन कि भैया अब मुझे किसी एटम के बारे में जानना है, एटम के अंदर क्या क्या है, तो उसके लिए मुझे एटम के अंदर जाना पड़ेगा, यस और नो? समझ गए कि नहीं? कि बाहर से देख के पता चलेगा? एक घर देखा, बहुत पसंद आया मेरे को, ठीक है, तो मैंने एक को काम पे भेजा, ठीक है, प्रतीक को भेजा, प्रतीक बेटा जा पता करके अंदर से देखता कैसा है, क्या है इंटीरियर है, कैसा क्या है, अपने को भी एक ऐसा ही घर बनाना है। ठीक, प्रतीक गया, गार्ड ने देखा, भगा दिया। ठीक, नहीं जान दिया गार्ड ने, ठीक है। तो प्रतीक आया मेरे पास, मुझे आके बोला सर वो तो गार्ड जान नहीं दे रहा है। तो मैंने प्रतीक को 4 ठोक दिए। अब मैं बोला एक काम के नहीं कर सकते तुम जा कर के एक पता नहीं कर सकते हो? तो प्रतीक फिर बोला ठीक है, अब सर ने डांट दिया तो जाके पता करना पड़ेगा। ठीक है, 2-3 दिन तक ट्राई किया, ठीक, गार्ड उसको जाने ही नहीं दिया, 2-4 और उसने दे दिया। तो प्रतीक को आ गया गुस्सा, अब फिर से आके सर को बोलूँगा कि सर गार्ड जाने नहीं दे रहा, सर 3-4 और देंगे। अब प्रतीक बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, यस और नो? क्या बोलो, समझ में आ रहा है? तो प्रतीक ने क्या किया, प्रतीक ने कहीं से बम जुगाड़ा, घर पे लगाया, उड़ा दिया घर। और अगले दिन आया मेरे पास, मेरे को आके बता रहा है सर घर का इंटीरियर बहुत मस्त था, अंदर ऐसा ऐसा था, पूरी कहानी सुना रहा है मेरे को, पूरा कहानी सुना दिया, ऐसा ऐसा घर है। तो फिर बोला नहीं मैंने बोला भग ऐसे, मैं नहीं मानता ऐसा करके, ठीक है। तो बोले चलो सर देख के आते, देख लो जाके, गया तो देखा घर ही नहीं है। अब क्या ही पता प्रतीक सच बोल रहा है कि झूठ, यस और नो? तो अपने को घर के अंदर का पता करना है ना, और क्या क्या है कैसा है, ये सारी चीजें। घर को डिस्ट्रॉय कर देना है क्या, है ना? तो घर के अंदर जाना है, सारी चीज पता करनी है और वापस आना है एज इट इज रख के, कि बाद में कोई जाए तो देख सके हाँ ऐसा ऐसा था, कि प्रतीक जो कांड किया वो करना है नहीं ना। तो हमको एटम के अंदर जाना है। अब रदरफोर्ड को पता था कि रदरफोर्ड तो बहुत बड़ा है, एटम के अंदर जा नहीं सकता, तो कोई छोटी चीज चाहिए जो एटम के अंदर जाए और उसको डिस्ट्रॉय ना करे। तो मैंने बंदा चेंज कर दिया, प्रतीक पे भरोसा नहीं ना, नहीं जाने मिला घर के अंदर तो घर ही उड़ा दिया, फिर क्या ही मतलब, कभी पता ही नहीं कर पाया घर के अंदर क्या था कैसा था, यस और नो? तो रदरफोर्ड भी काम पे लगा कि भैया चलो एक चीज़ पता करते हैं, ऐसी कोई चीज़ पता करते हैं जो एटम के अंदर घुसे भी बिना एटम को डिस्ट्रॉय किए, यस और नो? तो अंदर जाएगा तभी पता चलेगा, बाहर से पता चल जाएगा देख करके, हाँ मैं अंतर्यामी हूँ, बाहर से देख लिया, मैं अंदर का प्रेडिक्ट कर लिया ऐसा ऐसा है। हो सकता है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बाहर से सड़ा दिख रहा है, अंदर बहुत मस्त हो, ये हो सकता है बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है, अंदर से सड़ा हो, पॉसिबल है, एनीथिंग इज पॉसिबल। समझ आए? तो जब तक अंदर घुसूंगा नहीं तब तक पता। फिर लगा रदरफोर्ड काम पे, चलो ऐसी कोई चीज़ ढूंढे जो अब मेरे गोल्ड फॉइल के अंदर तो जाए पर गोल्ड फॉइल को डिस्ट्रॉय। तो भाई साहब ने ढूंढा अल्फा पार्टिकल। क्या ढूंढा? तो इतना सारा मेहनत करके अपना सेटअप तैयार कर लिया। सबसे पहले एक एटम गोल्ड फॉइल, दूसरा जो एटम के अंदर जाए बिना उसको डिस्ट्रॉय किया अल्फा पार्टिकल। अब भाई साहब ने चालू किया एक्सपेरिमेंट। क्या चालू किया? आ जाओ क्या एक्सपेरिमेंट किया देखते हैं। ये बना लिया, तरबूज खा लिए हैं, ठीक है, मत बनाओ, कोई काम का नहीं है, ठीक, यूजलेस, जो काम का नहीं उसको अपन ऐसे ही हटा देते हैं, ठीक है, समझे कि नहीं? याद रखो जीवन में यूजलेस नहीं बनना है। तो अपन देखते हैं क्या, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आ जाओ। तो सबसे पहले उसके सेटअप को बना देते हैं अपन। भाई साहब ने एक सेटअप तैयार किया, गोल्ड फॉइल लिया। कौन सा फॉइल? गोल्ड, ठीक। तो भाई साहब ने एक गोल्ड फॉइल लिया, एक गोल्ड फॉइल, अबे चुप रहे, ठीक से देखेगा गोल्डन दिखेगा, मन की आंख से देख, ओके, ठीक है, जानबूझ के भी नहीं बना रहा ना, पता चला सच में गोल्ड समझ के उखाड़ के ले गया, बॉडी गायब, समझ रहा है? ओके, तो ये हो गया गोल्ड फॉइल, ठीक। और इसमें से उसने पास किया अल्फा पार्टिकल। क्या पास किया?
आज जो अल्फा पार्टिकल पास करते हैं इसमें से। अब देखो अल्फा पार्टिकल पास तो कर दिया अपन ने, है ना, पर अल्फा पार्टिकल जा किधर है ये भी तो पता करना पड़ेगा कि नहीं पता करना पड़ेगा? तो वो कैसे पता चलेगा? बड़ा जैसे मैं सीधी सीधी लाइन खींच रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे खींचिए ना। जीवन में कुछ आए ना आए, लाइन सीधी खींचते आनी चाहिए। टेढ़ा है क्या? मार खाओगे, जिसने टेढ़ा बोला आ रहा हूं मैं उसके पास। ये ये आंचल नहीं बोल रही, उसकी मौत बोल रही है। बोल लेने दो थोड़ी देर। ठीक है, वो दोनों डिसाइड करो, मुझे दोनों को मारने में मजा आएगा। तो ये आपका जेडएनएस का शीट है। किसका शीट? जिंक सल्फाइड। इसकी खासियत क्या होती है पता है बेटा? इस पे कोई भी चार्ज पार्टिकल आके स्ट्राइक करेगा तो ये ग्लो करने लगेगा। क्या करने लगेगा? तो ये शीट की खासियत है, जहां पे चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करेगा शीट पे, जहां पे पड़ेगा वो पोर्शन क्या करने लगेगा? ग्लो। ओके, तो ये है सेटअप किसका? रदरफोर्ड का। 20,000 अल्फा पार्टिकल को एट ए टाइम उसने पास किया। कितने? 20,000। देखो अब ये उसका सेटअप तैयार हो गया। एक आपका क्या बोलते हैं, गोल्ड का फॉइल ले लिया उसने, ठीक है, अल्फा पार्टिकल ले लिया और जेडएनएस की शीट ले लिया, और अल्फा पार्टिकल को उसने पास कर दिया। किस में से? गोल्ड फॉइल में से। तो उसने कुछ चीज़ें देखी और उसके बेसिस पे उसने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेसिस पे उसने कंक्लूजन दिया, एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। तो सबसे पहले उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल से एज इट इज पास हो गए बिना किसी डिफ्लेक्शन के, सीधे सीधे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? आप सीधे सीधे कैसे जा सकते हो? जैसे इस रूम में मैं बोलूं यहां से पीछे चले जाओ, सीधे से जा सकते हो क्या? अब इस रूम से सब खाली कर दूं सारा चीज, तो यहां से बोलूं सीधे सीधे चले जा सकते हो? तो इसका मतलब सारे पार्टिकल्स, मैक्सिमम पार्टिकल्स सीधे सीधे जा रहे हैं। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज व्हाट? मतलब एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है, बिल्कुल आपके दिमाग के जैसा। बिल्कुल आपके दिमाग के जैसा। समझ आया मैंने क्या बोला? तो पहला कंक्लूजन, पहला एक्सपेरिमेंट, पहला कंक्लूजन कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। एक एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है, किसकी तरह? आपके दिमाग की तरह। हमेशा याद रहेगा ये चीज, ठीक है, जो सच है हमेशा याद रहता है। ओके, पहला एक्सपेरिमेंट, पहला ऑब्जर्वेशन। ओके, दूसरा उसने देखा फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से डेविएट हो गए एक स्मॉल एंगल से। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स अपने पाथ से क्या हो गए? मुड़ गए एक छोटे से एंगल से। अब उसने जब देखा कि भैया एक छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं तो कितना एंगल, तो देखा कि सबका एंगल नियरली सेम था। नियरली क्या था? सेम। अब एक बात बताओ, एक बॉल ले लूं और दीवार पे फेंक के मारूं, तो दीवार पे पड़ के हर बार बॉल सीधे सीधे आएगा कि इधर उधर जाएगा? इधर उधर जाएगा। तो जब कोई चीज किसी चीज से टकराती है तो उसका एंगल जो होता है वो हमेशा सेम हो, ऐसा जरूरी? अलग अलग होगा ना। तो हर बार एंगल सेम आ रहा है, इसका मतलब चीजें टकरा नहीं रही ना, अल्फा पार्टिकल किसी से टकरा नहीं रहा है। टकराता तो एंगल अलग अलग होता, सिमिलर नहीं होता। तो सिमिलर था, इसका मतलब उसने दिमाग लगाया कि क्या चीज। तो अल्फा पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हीलियम पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हीलियम पार्टिकल्स होते हैं। तो जब हीलियम पार्टिकल्स पॉजिटिव है तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव, अल्फा पार्टिकल
तो अंदर से डिफ्लेक्ट होके बाहर आ रहा है, मतलब अंदर कोई चीज है जो उसको रिपेल कर रहा है। तो रदरफोर्ड ने बोला कि भैया देखो, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। इससे उसने प्रेडिक्ट किया कि एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, जो मेरे अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रहे हैं, प्रोटॉन। तो एटम कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन, किससे पता चला उसको? कुछ अल्फा पार्टिकल डिवेट हुए, डिफ्लेक्ट हो गए, तो उससे उसने पता किया अंदर पॉजिटिव चार्ज है। अंदर पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या? प्रोटॉन। तो उसने कहा भैया एक एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है, आ रहा है समझ में? जिसको उसने क्या नाम दिया? प्रोटॉन। ठीक, अब हो गया अब बात हो गई प्रोटॉन की। ठीक, उसके बाद जैसे वो 20,000 अल्फा पार्टिकल पास कर रहा था और ZNS की शीट पे जब उसको रिसीव कर रहा था, तो हर बार एक नमूना मिसिंग था। एक अल्फा पार्टिकल हर बार क्या हो जा रहा था? मिसिंग। तो उसने पता किया जा किधर रहा है, इधर से 20,000 भेज रहा, उधर 19,999 आ रहा है, एक किधर जा रहा है? तो उसने ZNS की शीट को पूरे एक्सपेरिमेंट के चारों तरफ लगाया, फिर उसको पता चला कि एक नमूना है जो रिट्रेस हो रहा है। रिट्रेस होना मतलब जैसे जा रहा है वैसे आ रहा है। तो जैसे मैं एक टेनिस का बॉल, एक बॉल ले लूं और उसको फेंक के पर्दे पे मारूं, तो कभी लौट के हाथ पे आएगा क्या मेरे? पर टेनिस का बॉल लो दीवार पे फेंक के मारूं, तो कभी ना कभी लौट के सीधा आएगा। जैसे फेंका वैसे आया, मतलब मेरे हाथ पे आया, मतलब रिट्रेस हुआ। जिस पाथ पे जाओगे उसी पाथ पे वापस आओगे, तो उसको बोलते हैं रिट्रेस होना। तो भाई रिट्रेस होने के लिए किसी भी चीज को सामने वाली चीज पे जब टकराएगा तो सॉलिड होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी टकराएगा, हाँ या ना? तो जब एक अल्फा पार्टिकल रिट्रेस हो रहा था, तो उसने बोला भाई देखो एटम में एक छोटा सा जगह होता है। छोटा क्यों? क्योंकि 20,000 में से कितना रिट्रेस हो रहा है? एक। तो एक एटम में बहुत छोटी सी जगह होती है जो कि सॉलिड होता है, रिजिड होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम उसको? कोई दिक्कत इसमें? तो भाई साहब ने तीन चीजें ऑब्जर्व करी। पहला, एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम खाली है। दूसरा, एटम में पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन। एटम में सॉलिड रीजन है छोटा सा, न्यूक्लियस न्यूट्रॉन से बना है, हाँ या ना? इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड उसको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिला। इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड उसको कोई इंफॉर्मेशन, समझ गए? यस और नो? अब इलेक्ट्रॉन तो पहले ही डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन तो पहले ही डिस्कवर हो चुका था, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताना था। तब उसने सोचा इतना सारा मेहनत तो कर दिया हूं, सब तो पता कर लिया हूं, बचा क्या इकलौता? इलेक्ट्रॉन। तो उसने लगाया तुक्का। उसने लगाया तो तुक्का क्या लगा? उसने बोला कि भैया देखो एक एटम में देखा नहीं ना कुछ भी, उसके एक्सपेरिमेंट में उसने इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कोई चीज ऑब्जर्व नहीं करी। तो उसने बताया देखो एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। आपने उसमें ऐड कर दिया, अब बना लिया अपना मॉडल। क्या बना लिया? तो एटॉमिक मॉडल बना लिया। अब ये टाइम तब था जब न्यूटन के सर पे सेब गिर चुका था, ठीक है, उसने न्यूटन लॉ दे चुका था वो, और न्यूटन वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। तब सबसे बड़ा साइंटिस्ट न्यूटन था। उस टाइम पे साइंटिस्ट बनने की होड़ लग रही थी, समझ रहे हो? सबका सपना था साइंटिस्ट बन जाए, नाम हो। तो रात को लोग सपना देखते, सुबह उठ के बोल देते हाँ ऐसा ऐसा है, मैं भी साइंटिस्ट हूँ। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये चलने लगा ये चीज़ें। कोई भी आता मुँह उठा के कुछ बोलता था, हाँ मैं भी साइंटिस्ट हूँ, मुझे भी साइंटिस्ट का नाम दो। तो फिर लोगों ने देखा कि भाई कुछ चीज़ें सही है और कुछ चीज़ें बकवास, तो हर किसी को तो साइंटिस्ट नहीं बना सकते, हर बात को मान नहीं सकते। तो फिर एक साइंटिस्टों का कमेटी बनाया गया, एक साइंटिस्ट का पैनल असाइन किया गया, ठीक है, जिसमें उनका काम यह था कि भैया कोई भी नया साइंटिस्ट आए, कोई भी मॉडल कुछ भी बनाए, तो आप उसको देखिए, एग्जामिन करिए, क्योंकि आप ही लोग पढ़े लिखे हो, आपको ज़्यादा नॉलेज है। तो देखो इफ़ इट इज़ करेक्ट तो उसको हम एज ए लॉ एक्सेप्ट करेंगे, और अगर वो गलत है उसको रिजेक्ट कर दो, भगा दो उसको। समझ गए कि नहीं? तो तब अब कौन पहुंचा? रदरफोर्ड। जब तक रदरफोर्ड पहुंचता उससे पहले मैक्सवेल पहुंच गया। मैक्सवेल मतलब जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है उसका दादा था वो, ठीक है, यस और नो? हाँ, तो मैक्सवेल का दादा पहुंचा अपना एक मॉडल लेके। भाई साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया? उसने एक पॉजिटिव चार्ज लिया। किसने एक्सपेरिमेंट किया? मैक्सवेल। तो मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंट किया है, फिजिक्स का साइंटिस्ट था, तो हमको थोड़ा सा जरूरत पड़ रहा है इसलिए बता रहा हूँ, अदरवाइज हमारे काम का नहीं ना फिजिक्स है तो। समझ गए कि नहीं पढ़ते? ओके, ये तो उसने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज लिया, उसको सेंटर पे रखा और उसके चारों तरफ नेगेटिव चार्ज को घुमाया टाइम पास करने के लिए। किसको घुमाया? तो एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ उसने एक नेगेटिव चार्ज को घुमाया। ओके, अच्छा इलेक्ट्रॉन नहीं, नेगेटिव ले लेते हैं। तो उसने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ किसको घुमाया? नेगेटिव।
तो भाई साहब ने जब एक पॉजिटिव चार्ज को रख के चारों तरफ नेगेटिव चार्ज को घुमाया तो उसने देखा कि ये जो नेगेटिव चार्ज था ये अपनी एनर्जी को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और ये रेडिएशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR। तो भाई साहब मैक्सवेल ने क्या डिस्कवर किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसने डिस्कवर किया था? मैक्सवेल ने, इस एक्सपेरिमेंट से। तो मैक्सवेल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक पॉजिटिव चार्ज को सेंटर पर रखा, उसके चारों तरफ क्या घुमाया? नेगेटिव चार्ज। तो उसने देखा कि आपका नेगेटिव चार्ज क्या एमिट करता है? रेडिएशन। क्या एमिट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और मतलब तब तक रेडिएशन एमिट करेगा जब तक कि इस नेगेटिव चार्ज की एनर्जी क्या ना हो जाए, खत्म। एक टाइम के बाद इसकी एनर्जी खत्म, ये रेडिएशन एमिट करना बंद। समझ गया मैं क्या बोला? हाँ या ना? तो वो आया, अपना मॉडल लेके आया, उसने सबको दिखाया कि देखो भाई ऐसा ऐसा होता है। तो मैक्सवेल की थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया और उसको साइंटिस्ट बना दिया। क्या बना दिया उसको? ठीक। उसके बाद रदरफोर्ड पहुंचा। तो रदरफोर्ड जब पहुंचा उसने अपना मॉडल दिखाया, पहला चीज़ बताया कि भैया एक एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट खाली होता है हमारे दिमाग की तरह, तो उसको बिल्कुल मान लिए। ठीक, ओके, सही बात बोल रहे हो एकदम, दिमाग खाली होता है सबका, आधे लोग से ज़्यादा का। ठीक। उसके बाद फिर अगला उसने बताया कि देखो मेरे जो क्या बोलते हैं अल्फा पार्टिकल्स वो डेविएट हो रहे हैं सेम एंगल से, इसका मतलब उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, एटम में प्रोटॉन होता है, मान लिया, ठीक है चलो। फिर उसने बताया कि आउट ऑफ 20,000 एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथ पे रिट्रेस हो रहा है, इसका मतलब एटम में एक छोटा सा रीजन है जो सॉलिड है, रिजिड है, उसको न्यूक्लियस नाम दिया। बोला हाँ ये भी मान लिया। उसके बाद उसने बताया कि भैया एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, पकड़ लिया उसको। क्यों? तुक्का लगाया ना, तुक्का लगाया तो क्या, अब देखो क्या हुआ बेचारे के साथ, एक तुक्का सिर्फ। अब उसके बाद उनने उसको दिखाया मैक्सवेल का मॉडल। अब साइंटिस्ट ने बोला तुमने तो बहुत कुछ दिखाया, आओ तुमको हम कुछ दिखाते हैं। ठीक। तो रदरफोर्ड बोला ये क्या हो रहा है? फिर उसको मैक्सवेल का मॉडल दिखाए, इधर आओ देखो, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या? नेगेटिव। अब देखो इसके चारों तरफ घुमा रहा है, उसको घुमाया, क्या एमिट कर रहा है? रेडिएशन। तो बोला हाँ ये तो ठीक है। तो बोले देखो तुम्हारे मॉडल इसमें कोई फर्क नहीं है, तुम्हारा न्यूक्लियस पे प्रोटॉन पॉजिटिव, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, तुम इलेक्ट्रॉन घुमा रहे हो, मैं भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज घुमा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, ये भी। तो ये क्या एमिट कर रहा है? रेडिएशन। क्या एमिट कर रहा है? मतलब आपका इलेक्ट्रॉन को भी क्या करना चाहिए? रेडिएशन एमिट करना चाहिए, हाँ या ना? तो जब आपका इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट करेगा तो एक ना एक दिन आपके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? खत्म। तो अभी क्या हो रहा है? अभी आपका पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा है और आपका नेगेटिव पॉजिटिव को खींच रहा है, पर आपका पॉजिटिव ज्यादा पावरफुल है इसलिए नेगेटिव को अपने चारों तरफ घुमा रहा है। अब धीरे धीरे पॉजिटिव तो अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहा है, कौन लूज कर रहा है? एक टाइम के बाद नेगेटिव की एनर्जी खत्म होगी तो पॉजिटिव वाला खींच लेगा उसको, जैसे खींच लेगा तो नेगेटिव कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा चार्ज। चार्ज डिस्ट्रॉय, एटम डिस्ट्रॉय, चार्ज डिस्ट्रॉय, यस और नो? इसका मतलब क्या? मतलब एटम डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो और सदमा लग जाएगा। फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं, अगर ऐसा हो जाता तो फिर तुम्हारा कौन था वो, डाल्टन सुसाइड कर लेता फिर। ठीक है। तो पता चला कि अपन गए यहाँ से मस्त, चलो चलते ताजमहल देखने के लिए। अपन यहाँ से गए सब ताजमहल देखने के लिए, रात को होटल में रुके, सुबह पहुँचे। जब पहुँचे सुबह सुबह ताजमहल देखने तो पता चला कि उसके एटम डिस्ट्रॉय हो गए, ताजमहल गायब। ये बताओ, इतना पैसा खर्चा करके ताजमहल देखने गए, ताजमहल गायब, रातों रात गायब हो गया, एटम डिस्ट्रॉय हो गया। फिर परेशान होकर बोले चलो माउंट एवरेस्ट देख लेते हैं। अब माउंट एवरेस्ट देखने गए, उसका भी एटम खत्म हो गया, वो भी रात को गायब हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा होता है क्या? चीज़ें करोड़ों साल से यहीं पर है एज इट इज, आज तक डिस्ट्रॉय। तो रदरफोर्ड से पूछा गया बेटा तुम अपना मॉडल में एक एटम जो है वो तो स्टेबल है, एक एटम क्या है? तो एटम स्टेबल है। अब मुझे बताओ एटम स्टेबल कैसे है? क्योंकि तुम्हारा मॉडल और मैक्सवेल का मॉडल सेम है। मैक्सवेल के मॉडल के हिसाब से अगर मैं जाऊं जो कि प्रूफ हो चुका है, तो फिर आपका मॉडल वैलिड नहीं है। आप हमें समझाओ एटम स्टेबल क्यों है? कैसे समझाएगा भाई? मेहनत तो किया नहीं था, तुक्का लगाया। ठीक है, तुक्का लगा लिया, बेचारा जीते जी तक अपने मॉडल को प्रूफ नहीं कर पाया, गुजर गया बेचारा सपने में। एक तुक्का, जिंदगी खत्म। पूरा इतना मेहनत सोचो, बेचारा बैठ के सालों साल बैठ के गोल्ड फाइल को खोजा, अल्फा पार्टिकल खोजा, एक्सपेरिमेंट किया, सब बनाया, सारा सेटअप किया। एक छोटा सा गलती, थोड़ा मेहनत और कर लेता, थोड़ा मेहनत और करता तो मिल जाता उसको मॉडल। अब क्या किया? तुक्का लगाया, शॉर्टकट, क्या हुआ? जिंदगी खत्म, कभी साइंटिस्ट नहीं बन पाया। वो तो शुक्र करो कि उसका चेला काम का था, तभी ये पढ़ रहे, नहीं तो इसको पढ़ते भी नहीं। ठीक है, इसका स्टूडेंट था, है ना, इसका असिस्टेंट था कौन? नील बोर। अब देखा कि भाई
एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मेरा गुरु बेचारा सदमे में खर्च हो गया, तो उसको ये बात बुरी लग गई। अच्छा स्टूडेंट था ना, तुम लोग के जैसा थोड़ी, ठीक है। तो उसने फिर एटॉमिक मॉडल पे एक्सपेरिमेंट किया, और बाद में जो रदरफोर्ड नहीं बता पाया उसने बताया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल पास हो गया और बोर का भी मॉडल पास हो गया, और बोर ने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। पर क्या मतलब, तब तक तो इंसान खर्च हो गया ना। यस और नो। जीते जी मिली खुशी खुशी होती है, बाद में मरने के बाद क्या पता कौन क्या कर रहा है, और किसको क्या पता मरने के बाद कौन किधर होता है। यस और नो, समझ गए बेटा। तो यही सेम चीज़, तुम भी नीट में तुक्के लगाओगे, तुम भी मर जाओगे, पर नीट क्लियर नहीं होगा, जेई क्लियर, समझ रहे हो कि नहीं। तो याद रखो, तुक्का लगाने से क्या होता है, जो रदरफोर्ड के साथ हुआ था वही होता है। चुप बैठ, ठीक है ना, ठीक है, समझ आया कि नहीं। तो तुक्का लगाने से वही होता है जो रदरफोर्ड के साथ हुआ, और जो तुम्हारे साथ भी होगा। ठीक, आ जाओ, तो थोड़ा सा थ्योरी व्योरी लिख लेते हैं। यस और नो, समझ आया। तो दो चीज नहीं बता पाए, एक स्टेबिलिटी ऑफ एटम और दूसरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आगे पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा क्या होता है, ठीक। तो फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो दो चीज नहीं बता पाया था, दो चीजें से पूछी गई थी। स्टेबिलिटी मैंने समझा दिया मैक्सवेल के एग्जाम्पल से, ठीक है, वो स्टेबिलिटी ये समझा नहीं पाया। दूसरा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बता पाया, तो क्या होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, चैप्टर में आगे आएगा, तब हम डिस्कस करेंगे। आया समझ में। आओ थोड़ा सा थ्योरी लिख लेते हैं। हाँ, तो इतना मेहनत करके मैंने मॉडल बनाया, तो मैं इसको आधा छोड़ूंगा नहीं। एक काम करो, एंटी को उठा के बाहर फेंक दो, बाकी काम देखेंगे क्या करना है। तो पहला पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल and deflected. That means most of the part of atom is empty। ठीक है, आगे तुम लोग लिखना है, जस्ट लाइक आवर ब्रेन, या माई लिखना। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, इस पे तुम्हारा ज़्यादा फोकस है, ठीक। फ्यू अल्फा पार्टिकल्स were deflected by few alpha particles were deflected by small angle. That means atom consists of positive charge called proton। तीसरा, out of 20,000 alpha particle, one retraced to its path। That means atom consists of small solid region called न्यूक्लियस। और आखिरी वाला आप लोग के काम का, क्या, तुक्का।
electrons revolve around the nucleus in circular path। तो ये चौथा वाला याद रखेंगे, ठीक है? यस और नो? ठीक, लिख लिया क्या? तीसरा पॉइंट बाकी लिख लियो ना? ठीक, क्या था इसका ड्रॉबैक? दो ठोक। इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और दूसरा इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दो चीज नहीं बताता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्टेबिलिटी ऑफ एटम। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो आज यही तक, बाकी इसके आगे देखेंगे अपन, ठीक है?